तो स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल BU पे। कैसे हो आप दोनों? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। थैंक यू सर। और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं ऑडियंस को थोड़ा सा एक बार बता दूंगा कि आज क्या क्या मिलेगा इस पॉडकास्ट के अंदर। तो पुनर्जन्म के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे आपने। दूसरा, आपने बहुत सारे मिथ भी देखे होंगे जो यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं। कोई अंबानी की पुनर्जन्म में जाके बात कर रहा है, कोई शाहरुख खान के पुनर्जन्म में जाके बात कर रहा है, कोई सुशांत सिंह की आत्मा से बात कर रहा है। उसकी क्लैरिटी क्या है वो आज के पॉडकास्ट में पता लग जाएगी आपको। लेकिन उससे पहले मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपकी ऑडियंस है तो ज़रा पता लग जाए कि आज वो किसको सुनने जा रहे हैं। जी, मेरा नाम गुरप्रीत अरोड़ा है और मैं मेक मी प्योर से हूँ। आई एम ए प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट और साथ में एक्सपर्ट हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, एस्ट्रोलॉजर हूँ एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। बाकी मैम, मैं आचार्य तुलिका एज ए एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, ये सब कुछ करती हूँ। एज ए कल्ट साइंस में हूँ ताकि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। अच्छा, ये किस्से ना मैंने बहुत देखे हैं। अब आप इसमें मेरे को एक चीज़ बताओ। हम जैसे बैड इविल, गुड इविल के बारे में हमने बहुत सुना है, ठीक है। एक सोल किसी की बॉडी को किस तरीके से अपने वश में कर लेती है? एक बैड इविल कहते हैं ना कि इसके अंदर एक आत्मा घुस गई है, तो दो आत्मा एक शरीर में रहती है या एक और आत्मा बैड इविल और आ जाती है जो उसके शरीर पे अपना वश कर लेती है? देखिए, ये कभी कोई ऐसा केस आया आपके पास में, और क्यों होता है ये? ऐसे बहुत से केसेस आते हैं कई। अब देखिए, आपका घर है, ठीक है, आप जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, लेट्स टेक इट कि 5-6 फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। आप जिस समय अपने बेडरूम में होते हैं तब आपका ड्राइंग रूम रात के टाइम तो खाली होता है, ठीक है। पूजा रूम भी खाली होता होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा एक पोर्शन है आपके घर का जो खाली होता है। उस समय में जब आपके मान लीजिए कोई गेस्ट आ जाते हैं, 4 लोग 6 लोग भी आ गए, तो आप अकोमोडेट कर लेते हैं ना उनको घर में, राइट। तो उसी तरह से जो हमारा शरीर है उसके अंदर भी इतनी अकोमोडेशन होती है कि वो अकोमोडेट कर सकती है और सोल्स को। अपनी सोल भी अंदर रहेगी, दूसरी सोल भी अंदर रहेगी। यहाँ तक कि सिर्फ ह्यूमंस की सोल्स नहीं होती, कई बार तो एनिमल स्पिरिट्स भी होती हैं। एनिमल स्पिरिट्स होती है। मेरे पास एक केस आया था, वो जब पूजा करने बैठते थे तो गुर्राते थे जैसे शेर गुर्राता है। उन्होंने अपनी वीडियोस तक मेरे को भेजी थी कि देखो मेरे साथ ये क्या होता है, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता हूँ, पूजा कर ही नहीं पाता हूँ। तो ऐसा भी होता है। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हाँ लोग कैसे कर लेते हैं, कैसे एक स्पिरिट उसके अंदर आके क्या प्रभाव डालती है, प्रभाव कैसे डालती है। देखो, कोई भी गुड स्पिरिट बैड स्पिरिट जो होती है ना, वो अपने स्वभाव के हिसाब से होती है जैसे पहले थी, ठीक है। अब मान लो कि क्रिमिनल वाली थी तो फिर तो वो वैसे ही एक्ट करेगी। फिर तो वो एक अच्छे भले साधु को भी ऐसे उसके दिमाग में बातें डालेगी कि तेरे को हथियार उठाना, चाहे वो किचन नाइफ ही क्यों ना हो। तो फिर मतलब हम ये अब बोलते हैं ना कि सोल बहुत प्योर है, तो फिर प्योर नहीं है, वो क्रिमिनल सोल है, बॉडी प्योर है मुझे लगता है। नहीं, वो जो कर्म करती आई है। आप सुनो, आप 2 फ्रेंड्स बैठे हुए हो, ठीक है। एक फ्रेंड जो है ना, या आप सुनो 3 फ्रेंड्स हैं, कोई भी 3 फ्रेंड्स बैठे हैं, उसमें जो है 2 जो है बहुत अग्रेसिव हैं, एक शांत है। तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? हाँ, शांत वाले पे भारी पड़ जाएंगे दोनों। हाँ, डेफिनेटली। आपके अंदर एक सोल है, आप अपनी बॉडी का, आपका एक बेसिक नेचर बचपन से चल रहा है। अब जो दूसरी सोल अंदर एंटर की है, अगर वो प्योर सोल अंदर आपके एंटर की है तो वो अपनी डिजायर्स जो है आपकी बॉडी के माध्यम से पूरी कर रही है, ठीक है, लेकिन वो आपको हार्म नहीं कर रही है। समझे? जो आपके आसपास वाले लोग होते हैं वो आपको बताते हैं कि अरे तुम तो पहले ऐसे करते थे, अब तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसा क्यों? यानी कि उसने उस बॉडी को हार्म नहीं किया क्योंकि वो एक शांत सोल थी। लेकिन अगर कोई अग्रेसिव सोल, यानी कि कोई जो पिछले जन्म में जो ऐसे क्रिमिनल माइंड था या किसी भी तरह का उसके अंदर वॉयलेंस था, अब वो बॉडी तो अंदर सोल आ गई उसके, तो वो वॉयलेंस क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि अगर एक आस्तिक बंदे के शरीर में सोल है, प्योर वेजिटेरियन है, अब जो सोल अंदर एंटर हुई है वो नॉन वेजिटेरियन है, खाती है, नॉन वेजिटेरियन है, अल्कोहल लेती है, तो वो उसको कंट्रोल करेगी ना, क्योंकि वो तो उसने बॉडी के अंदर प्रवेश क्यों किया? अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए। तो वो शांत वाली डिजायर, शांत जो सोल है उसको दबाएगी। लोग ये समझेंगे कि ये चेंज हो गया, शायद इसकी ना संगति खराब हो गई, पर उनको ये समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ तो एक्चुअली ये चल रहा है, बट वो उनसे करवाया जा रहा है। पर देखो वो क्या हुआ कि एक इंसान है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा ऑरा टूटा,
मेरा ऑर्डर टूटा, मेरे साथ में एक स्पिरिट थी, वो मेरे अंदर एंटर कर गई, अपनी डिजायर्स पूरी कर रही है, ठीक है। तो वो आ भी सकती, जा भी सकती है, तो अब एट विल वो जा रही है, आ रही है, वो मुझे हार्म नहीं कर रही। पर जब कोई तांत्रिक करवाता है तो वो अगर उसकी वजह से कुछ सोल आपके अंदर एंटर करती है तो वो कोई एक स्पेसिफिक कारण लेके आती है कि आपको ये करने नहीं देना। जैसे अब मैं अब ये केस बता रहा हूँ आपको, इसमें उनके बीच में क्या था कि उनको लगता था कि उनको होल्ड किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है कि तुम्हें आगे बढ़ना ही नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं जाना, आपस में नहीं जाना, तुम कहीं और जाओ। ओके। वो लेडी को होता था, मतलब लड़के को नहीं था प्रॉब्लम, लड़की को होता था, क्योंकि लड़की के पेरेंट्स ये चाहते थे कि लड़की इन्वॉल्व ना हो, कल को उसका तलाक हो जाए और हम उसका शादी अपने हिसाब से करें, वो उसको कंट्रोल करना चाहते थे। ओके। तो वो ये पार्ट लेके आए थे। अब क्या था कि जो सोल थी उसके अंदर, वो तो एक्चुअली चाहती थी कि उनका आगे ना बढ़े। तो उसका पर्पस क्या था? सिर्फ वन पर्पस था कि ये दोनों अलग हो जाएं या फिर ये इस एक्टिविटी में ना आए। तो वो इतने परेशान थे। फिर पता क्या होता है, जब इंसान परेशान होता है ना, उसके सोल्यूशन ढूंढता है यूट्यूब पे। सबसे पहला उसकी स्क्रॉलिंग शुरू होती है यूट्यूब से, या गूगल में सर्च करेगा, ठीक है। करते उनको कोई वीडियो मिल गई या कोई रेफरेंस मिल गया, व्हाटएवर, कुछ भी मिल गया। अब उन्होंने हमें अप्रोच किया, ठीक है। अब वो मेरे पास जब आए तो मेरे पास तो सिर्फ अपॉइंटमेंट आई थी, मैं तो नहीं जानता था क्या केस है और ना वो मुझे अभी बता पाए थे। अपॉइंटमेंट आई तो अपॉइंटमेंट में मेरी ना शुरू से आदत रही है कि मैं जब से मैंने ये एस्ट्रोलॉजी सीखी है, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ ना, पहले मैं उसकी हॉरोस्कोप देख लेता हूँ कि वो किस फेस से जा रहा है, अभी क्या उसकी प्रॉब्लम चल रही है। पर ये स्पिरिट, ये ब्लैक मैजिक, ये चीज़ें जो है कभी हॉरोस्कोप में नहीं होती। आपको हॉरोस्कोप से ये थोड़ा पता लगेगा। देखो एक बात सोचो, ब्रह्मा जी ने जन्म तो ब्रह्मा जी ने दिया सोल को, तो वो क्या ये लिख के भेजेंगे तेरे पे काला जादू होगा, तेरे पे कोई भूत चढ़ जाएगा? वो नहीं देंगे। वो आपको लड़ने की पूरी क्षमता देकर, पूरे आपको सारे टूल्स देकर भेजते हैं, बना के भेज देना आपकी। बाकी आप उसको कितना बचा पाते हो, संभाल पाते हो, गिरते हो, पटकते हो, क्या करते हो, वो आपके ऊपर है। आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हो, आप बता पाओगे। आई नो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। यूट्यूब पे वही सर्च वाली बात से मेरे को याद आया, बहुत सारे लोगों ने ये भी कर रखा है कि मैं शाहरुख खान का पुनर्जन्म देखा था, उसमें वो मौलवी बने हुए थे, पता नहीं मक्का मदीना के, ठीक है। कुछ अमिताभ बच्चन की बातें करते हैं, कुछ सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट से बात करते हैं, मतलब विदाउट टेकिंग परमिशन। क्या आप किसी सोल का पास जन्म या उसके पास लाइफ कर्मा को रीड कर सकते हो? इस पे मैं जवाब देना चाहता हूँ। बताओ। मैं पहले बोल देता हूँ कि इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए, आपने ना क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को दे दिया। पहली चीज, आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं, पर आपने जवाब साथ में क्या अटैच किया, क्या उनकी बिना परमिशन के ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैंने अभी तक जो देखा वो यही है कि परमिशन लेनी पड़ती है, तब आप किसी की पास लाइफ में जाते हो। आप किसी का पास लाइफ, मान लीजिए मैं इनका पास लाइफ कर रहा हूँ, अगर मुझे इनके सिर्फ माथे पे भी छूना है ना, तो मैं उसकी भी परमिशन लेता हूँ। ये तो सिर्फ छूने की बात है। मैं अगर इनको लेके जा रहा हूँ, इनकी पास लाइफ में लेके जा रहा हूँ, तो मैं इनसे जो सवाल पूछ रहा हूँ ना, ये इतनी होश में रह सकती हैं। अगर कोई इंसिडेंस नहीं बताना चाहती, बोल देंगी मैंने देख लिया पर मैं बताना नहीं चाहती। ऐसा मेरे एक यूट्यूब में एक मेरा वीडियो गया हुआ है, मैंने किसी लेडी का किया था, उन्होंने साफ बोल दिया था मुझे ये नहीं बताना। ओके। मुझे ये नहीं बताना। तो वो उसकी विल होती है, जो वो देख रहा है वो कितना ऐसा है कि वो बता भी सकता है या नहीं बता सकता। अब आ जाते हैं जी सुशांत सिंह राजपूत। देखो, बहुत ही भयानक इंसिडेंस था जो भी था, ठीक है। मैं उसके बारे में ना कोई टिप्पणी कर सकता हूँ, ना ही उसके बारे में मैं आपको कोई फैक्ट बता सकता हूँ, क्योंकि मैं फिजिकली वहां पर अवेलेबल तो था नहीं। करेक्ट, ट्रू। अगर मुझे कोई कहता है कि आप उससे बात करो, तो मुझे वो कौन कह सकता है? उसके पिता, उसकी माता, उसका भाई, उसकी बहन, या अगर उसकी वाइफ होती तो, ठीक है। तो ये फैमिली ट्री से या तो परमिशन मिली होती, मुझे तो कोई परमिशन नहीं मिली। मैंने ये बात ना पहले एक मेरे पास मेरे एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बहुत से लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये बताया, आपने देखा क्या? मैं कहा परमिशन कौन देगा? जब तो परमिशन नहीं होगी मैं उसकी लाइफ में क्यों देखूं? आपके घर में एक बड़ी सी खिड़की है, बाहर से कोई ऐसे झांक रहा है, आप क्या बोलोगे? वो क्या कर रहा है? अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है? बुरा ही काम कर रहा है। तो सर मैं ये काम करके अपने लिए क्यों मुसीबत खड़ी कर दूं? अपने कर्मा क्यों खराब करूं? तो फिर लोग मतलब ऐसा कॉन्ट्राडिक्टर, ओके हाँ, फेक इसको आप बोल सकते मैं
क्लियर वर्ड्स में। देखो ये मेरे लिए कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कई लोग मेरे पे बैकफायर कर सकते हैं कि आपने फेक क्यों बोल दिया, ऐसे इंसान ने बोला था, वैसे इंसान ने बोला था। आप सोच के तो देखो, कोई किसी की पास्ट लाइफ में क्यों जाएगा और बिना परमिशन के? यार कर्मा है, हम किसी के अगर आकाशिक रिकॉर्ड भी करते हैं ना, उसकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते। पहला अब कितने आपने पॉडकास्ट किए, आपके पास कई आकाशिक रिकॉर्ड वाले भी आए होंगे, सबने बोला परमिशन चाहिए, परमिशन चाहिए, परमिशन चाहिए। पागल है क्या वो? या तो वो गलत है, या फिर वो एक बहुत बहुत, बहुत बड़ा मैजिशियन है जिसने ऐसे कर दिया। ओके, जैसे अभी आपने बोला कि आपको सुशांत सिंह के फादर की, मदर की परमिशन चाहिए तब आप उनसे बात कर सकते। इज इट ट्रू कि कर सकते हैं? कोई कभी ऐसा कोई केस आया आपके पास में जिसमें आपने सोल के रिकॉर्ड चेक किए हो? हाँ, किया। क्या आप बताइए प्लीज, कैसे कनेक्ट किया? देखिए कई बार क्या होता है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी की डेथ हुई, डेथ होने के बाद ज्यादातर जो होता है ना, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, बहुत क्लोज वंस, खासकर पेरेंट्स, वाइफ, वो आ जाते हैं पीला कराने के लिए। ठीक है, अब उनका सवाल ये होता है कि मुझे छोड़ के क्यों चला गया। पहला सवाल उनका ये होता है कि मैं तो उस पर डिपेंडेंट था या थी, वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया, मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे कि मुझे इतनी जल्दी वो छोड़ के चला गया। अब कोई पिता है, पिता तो ये बोलेगा ना कि यार मैं बुजुर्ग हूँ, मैं जिंदा हूँ और मेरा जवान बेटा चला गया। सोचो उसकी दिल की हालत क्या होगी। तो ऐसे में ना बातों बातों में कई बार ऐसी बात हो जाती है कि क्यों ना ये चेक किया जाए कि वो गया भी है कि नहीं। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, जब जिसकी डेथ होती है ना, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है जब तक वो यहाँ पर स्टे कर सकता है। वो देखता है, जैसे चौथा हो गया, 13वीं हो गई, कईयों का 17वां होता है, कईयों का 21वां होता है। तो वो जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं उसके लास्ट पल तक वो रहकर देख सकता है कि आफ्टर ऑल मेरे जाने के बाद हो क्या क्या रहा है, क्यों ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वो जो यमदूत होते हैं ना, वो उसको टाइम देते हैं, देख तेरे जाने के बाद तेरे पीछे से, पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है, ताकि उसका मोह खत्म हो जाए। किसी इंसान को अग्नि तो दे दी, उस समय तो रोने वाले 4 लोग थे, मैं कहता हूँ 400 लोग थे। पीछे से निकलते ही कोई चले यार पीने चलते हैं। उसी दिन जिसने अग्नि दी है वही क्या पता जाके बोले क्या हम मैकडी से कुछ मंगा सकते हैं। यार आपके पास वो 13 दिन का भी सब्र नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब वो जिसने तेरे को अग्नि दी, जो तेरे को वो लास्ट राइट्स तेरे कंप्लीट कर रहा है, उसकी तेरे लिए क्या है? वो तो अपने ऊपर 13 दिन सब्र नहीं कर सकता। उसके लिए वो प्रायोरिटी, तू प्रायोरिटी नहीं है। तेरे को तो आगे देके आ गया, वो तो दुनियादारी थी, सिर्फ कर दी उसने। तो क्या होता है कि वो आत्मा का मोह खत्म होता है, तभी तो आगे बढ़ेगी। नहीं तो वो तो इतने जन्म ले लिए, तो बाकी सारे जितने जन्म हुए होंगे उतने सब जन्मों में उसके माता पिता रहे होंगे कोई ना कोई, उनके साथ अटैच रहती, तो इस जन्म में फिर अपने माता पिता से अटैच कैसे होती, अपने बच्चों से अटैच कैसे होती वो आत्मा। तो इसलिए उसको वो समय मिलता है। फिर उसके बाद कई बार जब ऐसे किसी की अनसर्टन डेथ होती है, जल्दी डेथ हो जाती है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स या वाइफ पूछती है कि क्या हम ऐसे बात कर सकते हैं। तो बात नहीं करा सकते, पर हाँ देखा जा सकता है कि वो सोल यहाँ पर है या नहीं है। कोई क्वेश्चंस हो तो पूछे जा सकते हैं। कोई पूछे कभी आपने ऐसे? कई बार पूछे। देखो सबसे पहले तो मैंने अपना ही काम किया था। क्या बताओ? एक्चुअली जब ये चीज़ें मैं सीख रहा था, जब मैंने PLR सीखे थे, सबसे पहली बात कि हम एक बहुत बड़ा ग्रुप था, बंच था, तो उसमें क्या होता था, हम लोगों ने ये सब कुछ सीखा और एक दूसरे पे प्रैक्टिस किया। तो मेरे भी कुछ पहले के डर थे। मुझे ऊंचाई से डर लगता था, मुझे पानी से डर लगता था। तो मुझ पे तब उस टाइम में 6 PLR किए गए थे जो सक्सेसफुल रहे थे। सो आई गॉट दोज आंसर्स कि मुझे ऊंचाई से डर क्यों लगता है, मुझे पानी से डर क्यों लगता है, या वगैरह वगैरह। पर जब मैं इस चीज़ में प्रैक्टिस करने लगा, जब मैं इसको फिजिकली करने लगा, तो फिर मेरे को लगा कि अब नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब मुझे ये भी सीखना कि एस्ट्रल ट्रैवल कैसे होता है। यानी कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या अगर कोई चला गया तो क्या उससे बात की जा सकती है आत्मलोक में। तो जब मैंने ये सीखा तो पहले 3-4 अटेम्प्ट तो मेरे खराब गए थे, मैं नहीं कर पाया। अब या तो ये कह सकते हैं कि उस समय के लिए मैं तैयार नहीं था, या फिर ये कह सकते हैं कि मेरे इमोशंस जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी। तो मेरे को तो ये लगता था कि मेरे पास तो है कि मैं देखना चाहता हूँ मेरे फादर कहाँ पर हैं। पहला सवाल तो यही है कि मेरे फादर कहाँ पर हैं, वो जन्म ले चुके हैं या अभी जन्म लेंगे। तो शायद वो इमोशंस थे जिसकी वजह से मैं पहले 4 अटेम्प्ट में नहीं जा पाया। पर जब मैंने वो देखा तो मेरे को सवाल पूछना मेरे हाथ में है, जवाब आपको उनकी मर्जी से ही मिलता है, वो देंगे या नहीं देंगे।
इतना शांत चेहरा मैंने अपने पिता का कभी देखा ही नहीं था, कभी नहीं देखा था जो मैंने उस समय देखा। मैंने जब भी बचपन से लेकर जब उनकी डेथ तक जब भी उनको देखा, हमेशा ना इंसान के चेहरे पे कोई ना कोई स्ट्रेस होता है। आप भी अभी बैठे हुए, आप मुझसे बात कर रहे हो, हम दोनों आपस में नॉर्मल बातें कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कुछ और बातें चल रही होंगी। True. तो स्ट्रेस तो होता है, बिल्कुल। ठीक है। तो मैंने भी उनको, वो चाहे वो मिनिमम था चाहे वो मैक्सिमम था, जैसा भी था, वो स्ट्रेस में देखा था हमेशा। पर जब मैंने आत्मलोक में उनको देखा तो कोई स्ट्रेस ही नहीं था, उनको कोई फीलिंग ही नहीं थी कि मेरा बेटा मुझसे मिलने आया। भाई मैं इतने इमोशंस की वजह से, उनसे मिलने की वजह से, या मैं ये चाहता था कि उनसे मिलूं, मैं उनके बारे में जानूं, इस वजह से मेरे 4 सेशन खराब हो गए। मेरे तो अंदर आज भी था ना, जब तक मैंने वो सेशन कर नहीं लिया तब तक तो मैं ये जानता ही नहीं था कि उनकी क्या फीलिंग होगी। तो आप दोनों एक दूसरे को देख सकते हो उस समय पे? उस समय मैं तो उनको देख सकता हूँ, वो वो नहीं भी देख मुझे देख सकते हैं। अच्छा। वो भी मुझे देख सकते हैं, बट देखो मुझे उनका चेहरा जो नजर आ रहा है ना, असल में वो सोल का कोई चेहरा तो होता ही नहीं। अब ये कह लीजिए, क्या विजुअलाइजेशन कह लीजिए, या कोई इसको इमेजिनेशन कहेगा। मुझे जैसे ओस की बूंद होती है ना, वैसी एक ड्रॉप दिखी, उस ड्रॉप के अंदर मुझे अपने फादर की शक्ल दिखी, ठीक है। मैं ये देख पा रहा हूं कि उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, ही इज ब्लैंक, एब्सोल्युटली ब्लैंक। यही तो मैं एक्सपीरियंस करके समझ पाया कि जो इंसान यहां से चला जाता है उसके इमोशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो इमोशंस लेके बैठ जाएगा तो अगली यात्रा में कैसे जाएगा। इस बात का रेफरेंस हमें इसी बात से मिल जाता है कि आपने भी तो जन्म लिया, आज आप अपने पेरेंट्स के साथ जितने अटैच हो, अपनी वाइफ के साथ अटैच हो, अपने बच्चों के साथ अटैच हो, वो कैसे अटैचमेंट हुई? पिछले अटैचमेंट छोड़ के आए थे तभी अटैचमेंट हुई ना। अगर वो अटैचमेंट्स होती साथ में तो आप तो ये सोचते रहते कि यार वो बीवी अच्छी थी या ये बीवी अच्छी है। वो पेरेंट्स मेरे को कम डांटते थे, ये पेरेंट्स ज्यादा डांटते हैं। वो बच्चे मेरी ज्यादा सुनते थे, मेरे को मेरे पैरों हाथ लगाते थे, ये तो जिद्दे करते मेरे साथ। तो होता ना डिफरेंस। तो यानी कि वो आप भूल आए ना, तो इसीलिए वहां पर तो कोई अटैचमेंट होती नहीं। नो अटैचमेंट नो डिटैचमेंट। वो अटैचमेंट हम लोगों की होती जब तक हम यहाँ पर हैं। तो जब हम वहां जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो सवाल हम कर सकते हैं, जवाब वो देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं देना चाहते नहीं देंगे। बीच में जो भी हम मैरिज वाला डिस्कस कर रहे थे ना, मैंने ये देखा है बहुत सारे जैसे ओकल्ट पॉडकास्ट किए हैं कि आप फिक्स कर कि आपकी शादी फिक्स रहती है कि इन्हीं से ही होगी, उसके कुछ नंबर्स होंगे या कुछ उनकी राशियां होंगी। बट जब शादी फिक्स हो रही है तो आज की डेट में फिर इतने डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? कि आप एक जगह तो आप ये बता रहे हो कि आपकी शादी पहले से ही डिसाइडेड होके आती है, फिर जब डिसाइडेड होके आती है तो फिर डिवोर्सेस केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्या कहना है मैम आपका? देखो, ये तो प्री डेस्टाइंड है कि आपकी मैरिज इससे होनी। जब कहते हैं ना कि इतना टाइम हो गया, हम रिश्ते ढूंढ रहे थे, हुआ नहीं, फिर पहला वर्डिंग यही होता है, जब संजोग होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब उस व्यक्ति के साथ आपके कितने रिलेशन, पिछले जन्मों का कर्म जुड़ा हुआ था, कितने आपने उसके साथ कर्म चक्र काटा था। हो सकता है कि पिछले जन्म में आपके, जब आप जिस टाइम पुराने हम जन्मों की बात करें, डेस्टाइंड हो गया कि इस व्यक्ति से आपकी मैरिज होनी है इतने टाइम के लिए, लेकिन आपका और संबंध उस व्यक्ति से सिर्फ उतने सालों के लिए ही था। अगर हम पास्ट लाइफ की बात करें, हमारे कर्म चक्र की बात करें, जब वो टाइम पीरियड पूरा हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई और वहां पे डिवोर्स हो गए, क्योंकि वहीं पे कुंडली में, चार्ट में ये भी तो मेंशन किया होता है कि इसकी किस्मत में 2 शादियां हैं। आप चार्ट में जाओ तो कहा जाता है ना कि इसकी तो कुंडली में दिख रहा है इसकी 2 शादियां, जिसके लिए पहले आप करवाए जाते थे, अभी भी लोग करवाते हैं कि इसकी किस्मत में 2 शादियां दिख रही हैं, तो वो 2 शादियों के लिए इसके आपको रेमेडी करनी होगी। आप इनकी पीपल के पेड़ से शादी करवा दो। कई लोग मटके से करवाते हैं, कई किसी जानवर से करवा देते हैं। मैरिज के बाद वो रिश्ता वहीं पे, फिर उसके बाद तोड़ के वहीं पे आ जाना, ताकि वो एक, क्योंकि प्री डेस्टाइंड है, 2 मैरिज लिखी हुई है, तो एक मैरिज का रिश्ता आपने वहां पे खत्म कर दिया, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति के साथ आपके जितने कर्म काटने लिखे थे, कर्म भोग लिखे हुए थे, वो आपने उस समय काटे हैं, और अब आपके जीवन में कोई दूसरा आएगा। और कर्म भोगना और कर्म काटने को लेके भी ना बहुत सारे मिथ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने कर्म काट सकते हो, कुछ लोग कहते हैं कि आपको ये कर्म भोगने ही पड़ेंगे, ये कट नहीं सकते। क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें ना दोनों चीज़ें एप्लीकेबल हैं, बट कुछ हम अपने पास्ट में अगर जाएं, हमने बहुत सी स्टोरी सुनी हुई हैं
एक डाकू थे अंगुली माल, जिसको भी मारते थे उसकी उंगली काट के ना एक माला सी बनी हुई थी उसमें टांग लेते थे। बाद में जब सही रास्ते पे आए तो वो एक ऋषि बन गए थे। अपने बैड कर्मास को गुड कर्मास में उन्होंने कन्वर्ट किया था, राइट। उन्होंने भी तो किया। फिर एक ना बड़ी पुरानी स्टोरी थी कि किसी की डेथ होती है, उसकी वाइफ का नाम होता है सावित्री। हाँ, वो सती सावित्री की जो सती कहानी है ना, सावित्री। हाँ। ठीक है, तो सावित्री जो होती है वो तो भगवान से लड़ जाती है कि यहाँ तो मैं भी जाऊंगी या मुझे मेरा पति वापस चाहिए। भाई उसकी डेस्टिनी में लिखा था जाना। जब प्राण चले गए तो बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स हैं जहां पर प्राण वापस दिए गए हों। ये एक ऐसा इंसिडेंस है। तो उसने अपने कर्म के हिसाब से, अपने कर्म योग के हिसाब से इतना भगवान को विवश कर दिया ना कि वापस वो प्राण आए। यानी कि उसने अपने पति के जो कर्म थे या डेस्टिनी थी कि मरना था, वो काट ली ना, वापस ले आई ना। यानी कि क्या हुआ, कर्म कटे। तो कर्म तो सबसे बड़े है ना फिर। देखो हर चीज प्री डिस्टाइंड है। आज हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं डिस्टाइंड होगा कि आज हमने मिलना था, हमने बातचीत करनी थी, अकल्ट के ऊपर चलना था, पास्ट लाइफ पे चलना था, तो है वो सब कुछ प्री डिस्टाइंड है। हमें लाइफ में वो इवेंट आएगा, जैसे हमारा आपस में बातचीत हुई कि क्या हम बैठ सकते हैं आपस में, आज ये टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, हम कर सकते हैं। फिर एक थॉट आएगा, यार चलो ठीक है, ये हमारा डिस्टाइंड है। अब थॉट आया, नहीं यार मैं तो नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मैं नहीं कर रहा। मुझे आपकी थॉट लेवल भगवान ने दिया, दिल भी दिया आपको, दिमाग भी दिया, और जिस टाइम आपके उसने डिस्टाइंड भी कर दिया है। लेकिन हमेशा फर्स्ट थॉट वो देता है आपको अपने कर्म करने के लिए। मैंने तो लिख दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, लेकिन साथ में दिल और दिमाग भी दे दिया और पहली थॉट भी दे दी कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, सही है और क्या गलत है, चूज अब आपको करना है। अगर लेकिन आज के टाइम में क्योंकि हम लोग भौतिक सुखों से इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, हम अपनी सेकंड थॉट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। बिल्कुल राइट। फर्स्ट थॉट आएगा ये काम गलत है, अरे नहीं नहीं ऐसा ना मैं फंस जाऊं। आपको तो मिल गया ना, इंडिकेशन दे दिया आपको यूनिवर्स ने कि आपको ये काम नहीं करना, लेकिन फिर आएगा सेकंड, अरे यार सब तो कर रहे हैं, मैं करके देखूं क्या होगा। यानी कि आपने अपना कर्म वहीं से खराब कर दिया। कर्म करने की भी परमिशन उसने आपको सेल्फ डिजायर दी है, परम शक्ति ने चूज करने की डिजायर दी है, चूज करने की दी है कि आप कैसे करोगे। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हो तो आप अपना कर्म खराब कर रहे हो। इस पे मेरा एक सवाल है, और ये बहुत जगह देखा भी गया है कि आप लाइफ में बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप कर्म अच्छे कर रहे हो, आप पूजा पाठ अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको वो सक्सेस नहीं मिल पा रही जो आपको मिलनी चाहिए। तो क्या इसके पीछे हमारे पेरेंट्स का भी रोल होता है? उनके कर्मा भी इफेक्ट करते हैं संतान को? ऐसा तो कर्मों का प्रभाव आपको, आपके बच्चों को, सबको मिलता है। देखो जिस टाइम कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि आपके ऊपर पितृदोष आया है। पितृदोष कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं आपकी पेरेंटल साइड से किसी आपके पुराने पूर्वज का ठीक से क्रियाक्रम नहीं किया गया। राइट। यानी कि कहीं कुछ कर्म ऐसा हुआ जो आपके पूर्वज आपसे नाराज हो गए। आज के टाइम पे कहते हैं ना, बच्चा और बूढ़ा बराबर होते हैं। अब बच्चे ने क्या किया, बच्चा तो बूढ़े नाराज हो गए, अब वो नाराज हैं, उनको बच्चे को आप फिर थप्पड़ मार के मना लोगे, पूर्वज को नहीं मना सकते, उसके लिए आगे तो आपको हाथ पैर ही जोड़ने पड़ेंगे ना। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए कहते हैं जब पितृदोष आता है तो दिक्कतें देता है। वो पेरेंट्स का कर्मा खराब हुआ, बच्चों को भुगतना पड़ा। आज किसी के पास, मेरे पास जब हमारे पास चार्ट आते हैं तो कहीं पितृदोष आ गया, अब वो बच्चा तो इनोसेंट था ना, उसको तो क्या पता कि मेरे पेरेंट्स ने क्या किया है। तो अब उन्होंने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, होता कोई इंटेंशनली नहीं करता, जब भी कोई किसी का कोई बिलव्ड जाता है तो किसी को भी कोई ऐसा जानबूझ के कोई भी नहीं करता कि उनके साथ बुरा कर दे या उनके रिचुअल्स कंप्लीट ना करें। लेकिन उनसे अगर अनजाने में भी वो कुछ गलती हुई है और उनके पूर्वज उनसे नाराज हो गए तो कर्मा गलत हुआ, पेरेंट्स का। भुगत कौन रहा है? आज की जनरेशन। पितृदोष कुंडली में आया तो ये प्रॉब्लम आई। ये मैंने आपको एक नेगेटिव चीज बताई। पॉजिटिव ये है, ऐसा होता है कि कई बार आपने सुना होगा, अरे इस बंदे को देखो ना कुछ करता है ना धरता है, लेकिन इसकी तो किस्मत बड़ा जोर मारती है भाई, सब कुछ मिल जाता है इसको जीवन में। ठीक है,
ऐसे लोगों के आप देखोगे उनके पेरेंट्स या उनके दादा दादी या नाना नानी वो कहीं बहुत सज्जन इंसान रहे होंगे, लोगों की मदद करते रहे होंगे, आए दिन अपना हाथ ना ऐसे रखते होंगे कि चल इसकी मदद कर दो, उसकी मदद कर दो। वो उनके गुड कर्मा का इफेक्ट्स उनकी औलाद को मिल गया कि वो आज कुछ कर भी पा रहा है, इतनी मेहनत नहीं कर रहा लेकिन उसको सफलता मिल रही है। एक क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, राइट? तो उसमें भी दिक्कत आती है। हो सकता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपका चार्ट बहुत अच्छा है, आपकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो है सैटर्न अगर बैठा हुआ है 3rd हाउस में, आप स्लो मेहनत बहुत कराएगा लेकिन स्लो करके करा रहे हैं क्योंकि स्लो प्लैनेट है। बहुत हार्डशिप कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट, क्योंकि आज के टाइम में आपको हर एक चीज एक्सप्रेस वे में चाहिए, फटाफट करो और रिजल्ट मिले। लेकिन शनि स्लो है लेकिन मेहनत एक्सट्रीम लेवल की करवा रहा है। आप मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट कम मिल रहा है, उधर ही जब कुंडली में कहते हैं कि पितृदोष आ गया, तो वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टाइन में आ गया क्योंकि आपके पेरेंट्स की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ कर्म ऐसे खराब हुए जिसका भोग आपको भोगना पड़ रहा है। यानी कि कर्म आपके पेरेंट्स के, आपकी फैमिली ट्री के, चाहे वो आपके दादा दादी हैं, चाहे आपके नाना नानी हैं, जो भी आपका फैमिली ट्री चल रहा है, हर एक के कर्म इम्पैक्ट करते हैं। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, आपने ये सवाल ये रखा कि उसकी हॉरोस्कोप में भी सब कुछ ठीक है, डेस्टिनी अच्छी है, मेहनत भी अच्छी करता है, पर फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे को लगता है कि अगर ऐसी बात हम कर रहे हैं तो शायद हमने, मेरे को ऐसा लगता है 90% टाइम ये हुआ होगा कि हमने उसकी हॉरोस्कोप को ढंग से पूरा तरह से नहीं पढ़ा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो D1 चार्ट पढ़ते हैं, लगन कुंडली से कहते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा गोचर देख लेते हैं, जबकि D16 तक चार्ट्स होते हैं। ठीक है, D16 तक चार्ट्स होते हैं, उसके अलावा दशाएं देखनी होती हैं, नक्षत्र देखने होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है। तो जब इतना सब कुछ होता है तो हम कहीं ना कहीं या तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए हैं। उसमें यहाँ तक कि हमारे कर्मों का पूरा लेखा जोखा होता है कि क्या कर्म भुगत चुके हो और क्या कर्म अभी रहते हैं। आपके पास लाइफ का रेफरेंस तक मिल जाता है किस वजह से आप आज ये कर्म भोग रहे हो। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। क्यों हम पहले बच्चे को पैदा होते ही उठते ही, अगर आप किसी भी रिलीजियस से करते हो, आप उठते क्या सिखाते हो? बोलो, अगर हिंदू हैं सनातन धर्म से बोलेंगे, कोई बोलेगा राम राम, कोई बोलेगा बोलो राधे राधे। आप सिखा रहे हो ना बच्चे को, आप वो अच्छे कर्म करने सिखा रहे हो ना। क्यों सिखा रहे हो अच्छे कर्म? ताकि वो अच्छे कर्म करे, एक अच्छा व्यक्ति बने और उसको जीवन में सब चीजें मिले। कार्मिक हीलिंग और आकाशिक रिकॉर्डिंग करना में क्या डिफरेंस है? दोनों कैसे अलग है? देखिए, आकाशिक ऐसे है जैसे मान लीजिए किसी को फीवर है। अब हम सोचते हैं फीवर है तो ये बीमारी है, हम पहुंच गए डॉक्टर के पास। हम भी पहले पैरासीटामोल ले रहे थे, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने भी उसका दूसरा रूप डोलो लिख दी, साथ में ज़्यादा ही उसने एक एंटी एलर्जी लिख दी, एक गैस की गोली लिख दी। तो उसने बोला 3 दिन अगर नहीं उतरा तो ब्लड टेस्ट करवा लेना, और ये ब्लड टेस्ट भी लिख दिया। तो जब वो 3 दिन तक नहीं उतरा बुखार, तो उसके बाद ब्लड टेस्ट हुआ, तो ब्लड टेस्ट में अच्छा उसने सिर्फ डोलो ही क्यों लिख के दी? ये भी तो सोच सकता था, अपनी एक्सपीरियंस से ये भी सोच सकता था कि इसको टाइफाइड तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, पर उसने तब भी कोई रिस्क नहीं लिया। वो कहता पहले टेस्ट करा के आओ, जो निकलेगा उसी की दवाई देंगे। तो जब टेस्ट करवाया तो उसको टाइफाइड निकला। अब आप इसी को प्रैक्टिकलिटी में अपनी लाइफ में लेके आओ कि जब हमारे को मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ पास्ट में प्रॉब्लम क्या थी, तो हम हीलिंग किस चीज़ की कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि हीलिंग इज़ लाइक टेकिंग मेडिसिन, और मेडिसिन किस चीज़ की वो आकाशिक बताएगी। ओके, ठीक है। तो बुखार जो है वो सिम्टम है कि प्रॉब्लम है, पर वो बीमारी नहीं है। वो तो कई, आप टाइफाइड ले लो, मलेरिया ले लो, डेंगू ले लो, कोविड ले लो, वायरल ले लो, सब में बुखार ही तो होता है, सब में बुखार ही तो होता है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आप इस हीलिंग से आप ये भी पता कर सकते हो कि आपकी डेथ कब होगी। देखो, आपको मैं सच बताऊं, 6 चीजें ऐसी हैं जो लिखी हुई हैं आपकी डेस्टिनी में। तो वो 6 चीज कौन कौन सी होती हैं सर, बताओ। एक तो यश अपयश, ठीक है, एक हो गया आपका लाभ हानि, और जीवन मृत्यु। ये चीज़ें आपकी हॉरोस्कोप में लिखी हैं, आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं। पर फिर भी अगर कोई समझदार एस्ट्रोलॉजर है, उसके बारे में सिर्फ ये कह सकता है कि ये संभावना है। ये 6 चीज़ें ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, ये इस चीज़ को मानते हैं, ये इस चीज़ को मानते हैं कि ये 6 चीज़ें ब्रह्मा जी के हाथ में।
आप कर्म कर सकते हो। अगर आपकी मृत्यु लिखी है ना 4 दिन बाद, तो हो सकता है कि ब्रह्मा जी ही आपको बचा ले। ओके, तो ये कहना बड़ा ही वो किसी होगा की जैसे हम, death- हाँ, हम बोल देते हैं ना कि एक्सीडेंटली डेथ हो गई, तो वो एक्सीडेंटली नहीं होती, देयर इज अ बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है ये, चाहे वो एक्सीडेंट के थ्रू जा रहा हो या चाहे वो नेचुरल डेथ जा रहा हो, बट प्रोसेस नेचुरली है कि अगर 4 दिन बाद होनी है तो होगी, चाहे वो एक्सीडेंट के थ्रू है चाहे कैसे भी हो रही हो। नहीं, आप इसको नहीं कह सकते ये कि दोनों तरह से एप्लीकेबल है। डेथ होनी है तो उसका कोई भी कारण हो सकता है, ये बात ठीक है। एक्सीडेंट भी हो सकता है और नेचुरल डेथ भी हो सकती है, पर कई बार ना जितनी उम्र लिखी थी उससे पहले हो जाती है। अल्पायु जिसको अल्प आयु बोलते हैं, मृत्यु। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? वो कई कारणों की वजह से होता है। देखो, अब मुझे जाना है जापान और चला गया मैं चीन की फ्लाइट में, मुझे एंट्री मिलेगी? वो तो मेरे को जापान की फ्लाइट भी नहीं देंगे, वो तो डिपोर्ट मार देंगे। तो मार दिया डिपोर्ट। ओके, मतलब मुझे जाना इस डायरेक्शन में था, पर मैंने अपनी दिशा बदल ली। मतलब भगवान कहते हैं, क्या जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई, हाँ, कहाँ जा रहे हो भाई, चलो वापस। हम्म होता है ना कई बार ट्रैफिक वाले भी करते हैं, चल वापस चल, लास्ट में जाके क्यू में लगो, ऐसा होता है ना, तो ये वो भी आपको वापस भेज देते हैं। वापस भेज देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप अल्प आयु लिखवा के ही आए हो, कि आपके उस परिवार के साथ में इतने ही कर्म बंधन थे, आपको इतने ही काटने हैं। जरूरी नहीं होता कि वो आपके साथ एक इंसिडेंट हो गया कि मतलब कि अनहोनी हुई है, वो पहले से डिस्टाइंड भी होता है कि एक बच्चे की जन्म, जो छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई है, 10 से 12 साल की उम्र में डेथ हो गई है, तो हो सकता है कि वो अपनी उतनी ही लिखवा के लाया था कि उस परिवार के अंदर उसने वही 12 साल बिताने थे। बट सोल कैसे डिसाइड करती है बॉडी? देखो, सोल, जैसे मैंने आपको अपने फादर की एग्जांपल दी, ठीक है, जब भी उनका नया जन्म होना था तो उन्हें जन्म से पहले 3 चॉइसेस दी जाएंगी। कोई 3 कहता है, कोई 5 कहता है, पर ये बात कंफर्म है कि चॉइसेस मिलती हैं, और ये अच्छा। बात हमारे ऋग्वेद में भी है। ओके, ठीक है, तो उन्हें 3 चॉइसेस मिलती हैं। अब हम 3 मान के चलते हैं, तो आप एक पर्पस ऑफ लाइफ हल करने जा रहे हो। ठीक है, पर्पस ऑफ लाइफ कुछ भी हो सकता है, आपको एजुकेशन प्राप्त करनी है, पर स्ट्रगल के साथ। जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो जाएगी, माँ जो है वो बहुत हार्डवर्क करेगी और उस जगह से आपको निकल के आपको स्टडीज प्राप्त करनी है। एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर कि जैसे छुआछूत की प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत जगह पे होती हैं छुआछूत की प्रॉब्लम्स, वहाँ उस फैमिली में से निकल के आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, पर उसके लिए कितना स्ट्रगल चाहिए, सोचो कितना स्ट्रगल चाहिए। तो ये सब जो है वो तभी कर सकता है जब वो इस तरफ उसका पर्पस ऑफ लाइफ लेके आएगा। पर उसको वो जो 3 चॉइसेस मिलेंगी वो ऐसी ही मिलेंगी कि अगर उसको नीचे से ऊपर उठना है तो उसको चॉइसेस भी वैसी ही मिलेंगी। तो फैमिलीज प्री डिस्टाइंड होती हैं। सोल को अपने कर्मों के हिसाब से ही 3 फैमिलीज चूज करने का मौका मिलता है। अगर उसने अपने शरीर छोड़ दिया, उसने अपना पुराने जन्म में उसने बहुत बुरे कर्म किए हैं, अब उसको नया जन्म मिल रहा है, तो नया जन्म में उसको ऐसे नहीं मिलेगा कि तेरे को बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज की चॉइस मिलेगी। जैसे 3 कैटेगरी सर ने बताई फैमिली की, एक जो है अछूत छुआछात हो गया, एक रिक्शे वाला हो गया, और एक में उसके फादर ही नहीं होंगे, यानी कि तीनों ही डाउनग्रेड पे थी। तो उन्हीं 3 में से उसको एक सोल को चूज करनी पड़ेगी। उसके कर्मों के हिसाब से ही चॉइस भी उसको उस हिसाब से मिलती है। अब किसी के कर्म बहुत अच्छे थे पिछले जन्म में, उसने दान पुण्य किया, लोगों की मदद की, हर तरह से उसकी हेल्प की, लेकिन अब उसको क्या फैमिली की चॉइस मिली, उसको मिली कि तेरे को जो है लग्जरी लाइफ मिल जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कर्म गलत है, तो हो सकता है कि तू बहुत हैंडीकैप हो। मतलब ऊपर भी माइनस पॉइंट रखे जाते हैं। जी बिल्कुल रखते हैं, तभी कहते हैं कर्म प्रधान है। चित्रगुप्त की वो कहानियां सुनी होंगी, वो बही खाता लेके बैठ जाते बही हैं। खाता, हाँ। तो ये बही खाता ही तो है काशिक, और है क्या। लेकिन एक चीज और बताओ, जैसे अभी हमने सोल पे बात करी कि सोल की एक डेस्टिनी होती है, ठीक है, कि वो अच्छे कर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, ये भी एक डेस्टिनी होती है। बोर्ड, अभी हम अल्पायु की बात कर रहे हैं, तो सोल और अल्पायु का क्या कॉम्बिनेशन बनता है? एक अल्पायु कैसे डिसाइड होती है? उसके पीछे भी कर्मा है? एक इसमें भी छोटी सी स्टोरी सुना दूं। बताओ। एक बार एक साधु थे, वो चाहते थे कि मैं, वैसे उनकी कोई विश नहीं थी, पर वो चाहते थे एक महायज्ञ करूं। महायज्ञ के लिए वो क्या करते हैं, जितने जजमान उनके पास आते हैं ना, उन सबसे जो भी उनको दक्षिणा मिलती है, वो थोड़ा थोड़ा सेविंग करनी शुरू करते हैं कि जिस दिन मेरा बक्सा भर जाएगा ना, कि पता है भी महायज्ञ होगा तो बहुत खर्चा होगा,
कई सारे पंडितों को बुलाना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए पहले से आज से तैयारी शुरू करता हूँ। वो तैयारी करते रहे, अब उनको पता चल गया मेरा बक्सा जो है भर गया। तो वो जी बुलाते हैं, कई सारे पंडितों को बुलाते हैं और अपने संगी साथियों को बुलाते हैं, चलो हम बड़ा सा यज्ञ करेंगे। तो वो जो उनके साथी आते हैं वो आके कहते हैं भैया इसके लिए बहुत खर्चा आएगा। कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने बहुत साल लगा लिए, मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया, अब हम बहुत अच्छे से धूमधाम से ये यज्ञ करेंगे। जब वो यज्ञ पूरा करने की बारी आती है ना, तो उस समय वो जो बक्सा खोल के देखते हैं तो उसमें कंकड़ पत्थर निकलते हैं। उनको पता चलता है कि उनका जो शिष्य था वो सारे उसमें से पैसे लेके चला गया, चंपत हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं, वो जाके गंगा जी में जाके मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, अपनी क्या कहते हैं उसको, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब सुसाइड करने के बाद उसी शिष्य के घर में जन्म ले लेते हैं। अच्छा, शिष्य के घर में जन्म ले लिया। शिष्य जो था अब तो उसने व्यापार शुरू कर दिया, अच्छे खासे पैसे थे, फैमिली अच्छी थी, बच्चा भी आ गया। अब बच्चा जब से आया तब से क्या हुआ कि वो कुछ ना प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ इश्यूज आए थे, कभी वाइफ के साथ, कभी उसके साथ, कभी बच्चे के साथ। तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज ऐसे चलते रहे कि एक टाइम पे आ गए जब वो व्यापारी बूढ़ा हो गया ना, तो उसने बोला यार कुछ नहीं बचा इसमें मेरे को ना बस अपने आप कर्म सुधारने, मैंने बहुत आगे पीछे कर लिया, मेरे को ना एक बहुत बड़ा यज्ञ करना है, और ये यज्ञ करके मैं फिर उसके बाद ना तृप्त हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मेरे को ये पता होगा कि अब मेरे को स्वर्ग मिलेगा। तो वो भी कहता है, अपने बेटे को कहता है कि बेटा सब कुछ बेच दे और पैसे लेके आ। पैसे लेके आता है, अच्छा वाला यज्ञ होता है। यज्ञ होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और समझो कि वो जो बेटा था बस वही लेने आया था, यानी कि वो जो पुराने जन्म में साधु था जिसका उसने यज्ञ नहीं होने दिया था, तो अब वो जब इसके घर में आया तो वो सिर्फ वो यज्ञ पूरा करवाने आया था, इसलिए वो बीमारियां लेके आया था कि एक टाइम पे आके बाप जो है वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाए कि सब कुछ बेच बाच दो, मुझे तो सिर्फ यज्ञ करना है। इस पे मेरे को एक सवाल बताइए, सोल कितने टाइम, बिकॉज आपने काफी सारी ऐसी हीलिंग्स, ऐसे रिकॉर्ड्स आपने किए होंगे डेफिनेटली, सोल का जैसे अभी एक बॉडी, लेट्स एग्जांपल किसी की अभी डेथ होती है, ठीक है, सोल वहां से निकली, वो कितने दिन या कितने समय बाद वो पुनर्जन्म में लेती है, या वो प्रेजेंट जन्म ले पाती है? कई बार आपने अभी जैसे केस अभी डिस्कस करे तो आपने बताया कि अभी उस सोल का जन्म नहीं हुआ है, तो सोल के जन्म में कितना टाइम लगता है, ये भी प्री डिसाइडेड है? देखिए एक बात को समझिए, जब तक सोल जाएगी नहीं तब तक अगला जन्म नहीं लेगी। मैंने आपको बताया था पहले कि कई बार क्या होता है, सोल अटक जाती है, यहीं पर अटक जाती है, अपने जन्म ही नहीं ले पाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाई तो जन्म कहाँ से लेगी? मतलब जैसे कि हमारे ये लोक है, इसे मृत्युलोक कहते हैं। हाँ, पृथ्वीलोक, मृत्युलोक, हाँ जी, वो अब मृत्युलोक तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाई है, आत्मलोक तक नहीं पहुंची, आत्मलोक तक पहुंच ही नहीं पाई। क्यों? तांत्रिक वगैरह आत्माओं पे कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो बीच में अपनी जर्नी ही नहीं पूरी कर पाए, और उनको किसने कंट्रोल कर लिया? आपने देखा है हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर, जब किसी के एंड रिचुअल्स किए जाते हैं शमशान में, जिस टाइम उनका जब तक वो क्रियाक्रम नहीं हो जाता तब तक जाते नहीं, हाँ, पूरा क्या बोलते हैं उसको, जो आत्माराम, हाँ। जिस टाइम आपके, जिस टाइम अग्नि दी जाती है और जिस टाइम अग्नि जल रही होती है, आत्माराम के फटने की आवाज आती है। हमारे शरीर के अंदर इतनी सी छोटी सी एक इमेज होती है जो पूरी बॉडी की होती है, उसको आत्माराम कहा जाता है। ओके, ठीक है, वो फटने की आवाज आती है, तब उसके बाद जो है लोग वहां से निकलते हैं क्रिमिनेशन ग्राउंड से बाहर। अब हर कोई क्या होता है कि जिस टाइम एक की ड्यूटी लगा के आई जाती है कि जैसे ही अस्थियां ठंडी होंगी तो उसको रखना, और स्पेशली एक ड्यूटी लगती है कि टाइम पे जाके लेना, क्योंकि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो उस चीजों को लेना चाहते हैं, क्योंकि उसी से तो फिर वो कंट्रोल करते हैं ना। कि अब जैसे बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं जो अपनी किसी को कोई चीज दिलवानी है, कई बार लोग क्लेम भी करते हैं इतने दिनों में ये करवा लो, उनके पास जिन्न है, उन्होंने चीजों को कंट्रोल कर लिया, अपने अंडर ले लिया है, तो वो ऐसी चीजों को कंट्रोल करके अपने उनसे काम करवाते हैं। कभी कोई ऐसा केस आया कि आप हीलिंग करने बैठे हो और फिर दिखे हो आपको कि कुछ ऐसा भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी, कभी कोई ऐसा केस? ऐसे कई बार आए हैं। नेगेटिव एनर्जीज तो आप बहुत बार महसूस कर लेते हो, क्योंकि आप अध्यात्म से जुड़े हुए हो, तो आपको समझ में उसको ऑब्जर्व कर लेते हो। लेकिन अगर आप ये कहो कि हमने लाइव एक आध बारी बस सर के साथ हुआ जब सर PLR कर रहे थे, लेकिन
लाइफ को कि एकदम से वो वॉलेंट होके वो बॉडी पे एकदम सामने कोई आया, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जिस टाइम हमें नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, हम वहीं पे समझ में आ रहा होता है, लगता है कि नहीं यहाँ पे रुकना पड़ेगा, ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, हमें पहले उसकी हीलिंग लेनी पड़ेगी, उसके चीजों को स्टेबल करना पड़ेगा, तब हम आगे सेशन ले सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, बाकी दो तरह डिटेल- की चीज़ें होती हैं। ब्लैक मैजिक है तो हम हीलिंग ले लेते हैं, स्पिरिट कनेक्शन है तो हम सोल नहीं निकालते, हम स्पिरिट रिलीज हम का स्पिरिट नहीं, के साथ पंगा नहीं लेते। हम स्पिरिट रिलीज नहीं करते। अगर हमें दिख गया ना कि किसी बॉडी के अंदर स्पिरिट है, तो हम उनको बोल देते हैं कि आप फलानी जगह पे जाके करवा लो, हम ये काम नहीं करते क्योंकि बहुत डेंजरस काम तो होता है। आपको ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी या बैड इविल का पहले ही एनालाइजिंग है, एनालाइजिंग analyze कर कर लेते लेते हो हैं। आप। एनालाइज कर लेते हैं, पता होता है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है या इसके अपने ग्रहों की पत्रिका के साथ। ऐसा क्या होता है जो आपको दिख जाता है, लाइक ब्लैक मैजिक का कैसे पता लगा आपको? देखो, हम अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास अगर कोई क्लाइंट बैठा हुआ है, अब मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, मैं किसी भी क्लाइंट को मिलने से पहले, मैंने आपको बताया, मैं अपनी उसकी हॉरोस्कोप देखता जरूर हूँ जितना भी हो सके। कई बार ऐसा भी होता है लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं होता, फिर हॉरोस्कोप कैसे बनेगी? उसके लिए भी इलाज होता है, प्रश्न कुंडली बन जाती है। अच्छा, ठीक है, तो प्रश्न कुंडली से हमें सवाल समझ में आ गया और उसी के हिसाब से हम उनकी कुंडली बना के उनकी सारी चीज़ें समझ आते हैं। ठीक है, तो वो बनती तब है जब हम उनसे कांटेक्ट में आते हैं। बस जैसे कोई मेरे सेंटर पे आया, तो जिस टाइम उसने बेल की ना, मुझे एग्जैक्ट वही टाइम की कुंडली बनानी, उस हिसाब से मैं बना लेता हूँ और उसके हिसाब से उसका क्वेश्चन भी समझ में आ जाता है और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब समझ में आ जाता है। फिर आपने कहा कि ब्लैक मैजिक का हमें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमने एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट, देखो क्या होता है कि कई बार लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते। वो डिपेंड करता है कि हमें अब उसको क्या ट्रीटमेंट देना है। मैंने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट खोला, उससे एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखने के लिए आपको उसका टाइम ऑफ प्लेस, टाइम ऑफ बर्थ और बस मेन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। अब हमने वो निकाला, हम उसके साथ क्वेश्चन करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, आप नेचर में ऐसे हो। अगर वो कई बार ऐसे कह देते हैं कि नहीं जी, आप तो जो बोल रहे हो हमारे साथ कुछ भी मैच नहीं करता, तो यानी कि उसका पहले तो वो चार्ट ही गलत है। ट्रू, चार्ट ही गलत है, क्योंकि जो आपने डिटेल्स दी वो आपका कहीं पे, क्योंकि आपकी लाइफ के इवेंट तो मैच होंगे ना आपके साथ। करेक्ट। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी तो इस एज में मैरिज हो जानी चाहिए थी, आपकी इतनी अच्छी नौकरी होनी चाहिए थी, उसने कहा नहीं जी, मेरे ये आपके पास्ट इवेंट्स है जो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर उसमें से कुछ मैच नहीं हुआ तो फिर हम उसको आसपास टाइम लेके उसकी एनालाइजिंग करते हैं। जब एनालाइजिंग करके उस व्यक्ति के इवेंट मैच करते हैं पास्ट के, कि हाँ ये समझ आ गया कि अब यही चार्ट इस व्यक्ति का है, अब उस चार्ट में एट प्रेजेंट सिचुएशन में, पास्ट में मैनेज कर गया सब कुछ कि हाँ इसी व्यक्ति का चार्ट है, लेकिन प्रेजेंट में उसके साथ कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जो कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में है। ओके, ठीक है, यानी कि सिम्टम है आपके साथ कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है, या आपके कामों को रोका गया है, या कुछ ब्लैक मैजिक जैसी एक्टिविटी हुई है। इसकी एक चीज़ और भी होती है कि अगर आज प्रेजेंट में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जो होनी चाहिए थी, जो ग्रोथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो लिखी ही नहीं थी, तो फिर हम बैक थोड़ा सा पीछे में हम और देखते हैं कि इनकी दशाएं क्या क्या आई थी। ओके, दशाएं कौन सी? कईयों का राहु हर किसी का खराब नहीं होता, अच्छा भी होता है। जितने लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए उनका राहु बहुत अच्छा है, आपका राहु अच्छा है, बनाता है राहु, अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर पे लेके जाता है। ठीक है, तो वो हम पहले ये देखते हैं कि इसकी कुंडली क्या बोल रही है, इसका राहु कैसा है, इसका केतु कैसा है, इसका शनि कैसा है। चलो, हर बार लोगों को सिर्फ डराया जाता है राहु, केतु और शनि के नाम से, ये ज़्यादा इतने भी खराब नहीं होते, पर कुछ लोगों के लिए खराब हो सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि उनके कॉम्बिनेशंस क्या आ रहे हैं। राहु के साथ सूर्य कभी ठीक नहीं है, राहु के साथ चंद्र कभी ठीक नहीं है, राहु के साथ शनि कभी ठीक नहीं है। सेम इज द केस विद केतु के साथ सूर्य, चंद्र और शनि कभी ठीक नहीं है। तो अच्छा, केतु के साथ अगर मंगल आ गया तो कई बार ये भी देखना पड़ता है कि भैया ज्यादातर केतु का जो नक्षत्र होता है वो मंगल वाला होता है, तो वो तो डबल हीट हो गई। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि इंसान अपने आप में नहीं होता,
ओवर एनर्जाइज्ड होता है। जब ओवर एनर्जाइज्ड होता है तो उसके ऑरा टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम उस इवेंट से ये या फिर उसकी दशाओं से ये पता कर पाते हैं कि ये ऐसा कौन सा टाइम पीरियड रहा होगा जब उसका ये ऑरा टूटा होगा, जब वो इतना डाउन था, खराब था उसका ऑरा, और उस समय में उस पर ये साइकिक अटैक हुआ होगा। साइकिक अटैक की कैटेगरी में आता है ब्लैक मैजिक वगैरह जो होता है। तो ये उससे पता चलता है। और फिर जब उस दिन के बाद इवेंट्स वैसे मैच नहीं कर रहे तो हमें पता चलता है कि अब कोई नेगेटिव एनर्जी है। बाकी तो फिर उसके बाद हम ऑरा जब चेक करते हैं उनसे चीजें पता चल जाती है। और साइकिक अटैक भी देखो, ऐसा नहीं होता कि जरूरी नहीं होता कि हर बारी कोई जानबूझकर करवा रहा है, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं। आपने देखा होगा होली के आसपास ना बहुत ज्यादा चौराहों पे जाके रखा जाता है। कई लोग कहते हैं कि देवी पूजी है या कुछ भी कहते हैं, हर किसी का अलग रिचुअल्स है और हम लोग वही फॉलो करते हैं। अब चौराहे पे इतना मीठा पड़ा होगा, सब कुछ पड़ा होगा, हम भी मीठे की तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो ये तो चीजें है ना कहीं हमें दिख नहीं रही हैं, लेकिन अस्तित्व तो है ना इस लोक में। सोल्स का स्पिरिट्स का, जिनकी हम पहले बात कर रहे थे, स्पिरिट्स का अस्तित्व तो है ना इस लोक में। वो उनको चीजों को अट्रैक्ट कर रही हैं, वो खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आप अच्छा परफ्यूम लगा के गए हुए हो, जो चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है तो उसको लग रहा है कि कितना अच्छा है यार, मैं इसके साथ जाऊंगा मुझे सब कुछ मिलेगा। क्योंकि सोल्स को अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि इस लोक से बाहर नहीं जा पाती, या कहते हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाई, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली। कभी कोई ऐसा चार्ट रीड किया जिसको पढ़ के सारे ओकल्ट, सारे एस्ट्रोलॉजी सब फेल हो गए हो? ऐसा कई बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। पर ये हुआ कैसे था वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक अपॉइंटमेंट आई। अपॉइंटमेंट में ये था कि बस उनको आपसे बात करनी है। तो वो इंडिया से नहीं थी, वो बाहर से थी। तो ठीक है, बात करते हैं। फिर मैंने वही किया, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा, तो सब कुछ दिखा के मैंने उनसे कॉल किया। तो मैंने पूछा, मैं कहा कि आप अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हो? तो कहते हाँ, जिसकी मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ भिजवाई थी। तो मैं कहा भाई काफ़ी बीमार होना चाहिए वो, बट मेरे ख्याल में वो अभी तक तो रिकवर हो जाना चाहिए। तो कहते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसकी अभी डेथ हुई है, और उसकी बर्थडे के 3 दिन बाद उसकी डेथ हुई थी। ओह शिट। ही वॉज जस्ट 14 years old। तो मैंने कहा देखो, चार्ट के हिसाब से तो डेथ नहीं लिखी, ठीक है। फिर मैं वही बात बोलूँगा कि कुछ चीज़ें ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रखी हैं, मैं उसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट उसके बैकग्राउंड, क्योंकि 14 साल की एज में ये मैं देख सकता था कि उसकी ऐसी दशाएं आई थी जिसमें उस पर ब्लैक मैजिक हो सकता था। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा मेरे को उसकी फ़ोटो चाहिए, मुझे फ़ोटो चाहिए कि मैं उसको देख सकूं उसका ऑरा क्या था उसकी डेथ से पहले। उन्होंने भेजा, तो कहते वो बचपन से बीमार था। एक माता जी ने पहले से ही बता दिया था कि उसके ऊपर किया कराया हुआ है, और वो माता जी ने उसकी बहुत 14 साल तक उसके लिए हीलिंग की है, यहाँ ये कह लो कि पाठ पूजा बहुत की है। कहते जिस दिन मेरा बेटा गिर जाता था उस दिन माता जी की टांग में दर्द होती थी। वो आउट ऑफ कंट्री रहता था, माता जी इंडिया में रहती थी, पर कोरिलेशन ऐसा होता था कि जिस दिन उसको चोट लगी है, जहां चोट लगी वहीं पर माता जी को डेथ बनाया हुआ था उन्होंने। इसको सोल कॉन्ट्रैक्ट समथिंग कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं? कॉर्ड कनेक्शन, वो हीलिंग की वजह से, वो हीलिंग करती थी ना किसी की। जब आप किसी की हीलिंग लेते हैं तो आपके साथ उसके साथ आप कॉर्ड कनेक्शन बनाते हैं, ताकि आप अपनी एनर्जीज, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज से उस व्यक्ति को दे पाए और वो आपकी हीलिंग को एक्सेप्ट करे। तो वो उन माता जी ने उस बच्चे के साथ वो कॉर्ड बनाया हुआ था रिलेशन। पता ये केसेस ना आज की डेट में बहुत हो रहे हैं, लाइक अर्ली एज डेथ ना। आई डोंट नो इसके पीछे का रीजन क्या। आपके पास इतने सारे कंसल्टिंग लोग आते होंगे, कंसल्ट करते होंगे, आपको क्या समझ आता है कि क्या इसके पीछे मेन रीजन है अर्ली डेथ के? ईर्ष्या। देखो, जितनी भी अर्ली एज डेथ अगर तो डिस्टाइंड है तो फिर तो भगवान ने किया, लिखा ही था उतना, तो कुछ नहीं कर सकते। बट जिसकी लंबी आयु लिखी है वो इतनी जल्दी चला गया। चलो मान लेते हैं 70 साल की उम्र लिखी थी, 50 कर गया, 40 कर गया, आधी एज में ले गया। 14 साल बहुत छोटी एज है। जिस दिन मैंने उस बच्चे की वीडियो देखी थी ना, उसकी लास्ट वीडियो, सच बता रहा हूँ मैं खुद रोया था उस दिन, ठीक है। तो इमोशंस जुड़ जाते हैं यार, इतने छोटे बच्चे के साथ, इतने मासूम बच्चे के साथ। वो वीडियो मेरे पास आज तक रखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। उसकी माता जी ने उसकी 2 बार उसकी जान बचाई है,
और तीसरी बार जो मारन था, जिस दिन उसकी डेथ हुई उसके 3 दिन बाद में वो 6 महीने का टेन्योर खत्म हो रहा था। मारन का एक टेन्योर होता है, तो उस दौरान अगर वो बच्चा बच गया तो मारन की क्रिया दोबारा करनी पड़ेगी अगर किसी को करनी है तो वो 3 दिन पहले ही उसकी डेथ ये हुई। इंटेंशनली करवाया गया ब्लैक मैजिक था और पूरी फैमिली में मारन करने सिर्फ के एक लिए, लड़का था यही। प्रॉपर्टी के लिए, कि प्रॉपर्टी चाहिए, अगर सिर्फ एक लौता वारिस वही बच्चा है, अगर वो बच्चा नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। और किस करने हद वाले तक- ने बता रखा था मैंने किया, क्या कर लोगे, जो जी के दिखाओ, इतना क्लियर बता रखा था उसने। ऐसी क्रियाएं भी होती हैं। ऐसी हाँ, क्रियाएं भी होती हैं। होती हैं। और साइन बिफोर डेथ क्या होता है? देखो, साइन बिफोर डेथ क्या होता है कि आप देखो, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, एक मिनट, इससे पहले मैं बता देता हूँ। जब ऐसी चीजें होती हैं जितनी मेरे पास आई हैं अभी तक, डेथ से कुछ टाइम पहले उस इंसान को ऐसे सपने आते हैं कि वो उसे कोई लेने आया और वो घर घबरा के छटपटा के उठता है, रात को चिल्लाता है। ये इस बच्चे ने भी किया था। मेरे पास अभी करंटली 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि ऐसे उन्होंने किया डेथ से पहले, 2-3 महीने पहले। ये साइन बिफोर डेथ में भी आपका आता ही है। क्योंकि कहते हैं जब सोल बॉडी छोड़ती है ना, तो वो पेन जो होता है वो अनबियरेबल पेन होता है। अगर देखो 2 तरह के होते हैं, एक तो होगा कि उसकी उम्र है, उसकी बॉडी उतनी थी और उसके शरीर से अब उसके प्राण निकल रहे हैं, तो छिद्र बने हुए हैं हमारे शरीर में, तो वो अगर वहां से निकल रहे हैं तो आराम से निकलेंगे। पर जब किसी ने कुछ कर रखा है तो फिर ऐसे होगा ना, जैसे ऐसे हाथ डाला और निकाला, जबरदस्ती खींचा जा रहा है। जब खींचा जाएगा तो दोनों तरफ की फोर्स लगेगी, वो रुकना चाहता है और ये खींचना चाहता है, और जिसमें ज्यादा दम है वो जीत जाएगा। तो जब ज्यादातर अगर मारण क्रिया होती है तो वो ज्यादा हाई पावर वाला एनर्जी होती है, अगर उसका कोई निवारण नहीं किया जा रहा या उसकी अगर एनर्जी कम रहेगी उसके निवारण वाली। तो क्या कोई ऐसा भी उपाय है किसी की अल्प आयु में अगर डेथ हो जाए और ऐसी हीलिंग या कुछ की उसको पुनर्जन्म कराया जा सकता है? देखिए, पुनर्जन्म कराना हमारे हाथ में नहीं है, पर ये वहां तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है या उनसे पूछा जा सकता है कि क्या वो बच्चा दोबारा उन्हीं पेरेंट्स के पास आएगा। ऐसा हो सकता है। कभी कोई ऐसा केस आया कि ऐसा आया? हाँ? आया। क्या था, थोड़ा सा क्रिस्प में बताओ मेरे को। ऐसा था कि लेडी थी यहाँ से, उत्तराखंड से। आपको नाम मत लेना, आई डोंट वांट कि किसी का नाम आए, आप ऐसे ही उनके बेटे की डेथ हुई थी, एक्सीडेंटल डेथ। वो शादी में गई हुई थी, उससे 2 दिन बाद उस बच्चे को जाना था शादी में, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से उनको आइडिया था कि कुछ नेगेटिविटी है। हस्बैंड ने काम पे जाना बंद कर दिया, बेटे की डेथ हो गई। छोटे बेटे की जो पढ़ाई में टॉपर था, उसकी ऐसी बैक पेन शुरू हो गई कि वो स्कूल ही नहीं जा पाता था, एग्जाम नहीं दे पाता था। अलमारी में से लेडीज नेल्स निकल रहे हैं, जबकि उसने कभी भी, जैसे होता है ना नेल आर्ट कराते हैं, वैसे ही नेल्स निकल रहे हैं, जबकि उन्होंने तो अपने घर में कभी ऐसी की चीज करवाई नहीं थी। तो ऐसी अजीब अजीब सी चीजें निकलने लग गई थी। तो जब उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसे, मैं जानना चाहती हूँ क्या मुझे वो मेरा बेटा मिल सकता है वापस, तो फॉर्चुनेटली उसने कहा था कि हाँ मैं आना चाहता हूँ, हाँ मैं आना चाहता हूँ, पर उसके लिए इतना ही टाइम पीरियड है, क्योंकि उन्हें तो पता होता ना कि उनका जन्म कब होना है। तो वो लेडी जो थी वो खुद डायबिटिक थी, वो खुद नहीं कर सकती थी, उसने सरोगेसी के थ्रू करवाया। इंटरेस्टिंग। तो वो सरोगेसी के थ्रू करवाया, और मजे वाली बात कि पूरी फैमिली में वो बच्चा लेफ्ट हैंडर था, और जो बच्चा अब आया वो भी लेफ्ट हैंडर है। और उसको उस जन्म का कुछ याद है? नहीं, ऐसा अभी तो बच्चा बहुत छोटा है। अभी तो सिर्फ हम वो चीजें मैच कर रहे हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंडर था, या फिर उसके शायद ना अंगूठे, जो पाँव के नीचे जो छोटी उंगली होती है। पुनर्जन्म के ऐसे भी कहते हैं, पुनर्जन्म का ये पता लग जाए कि आपको कुछ बर्थ मार्क बोलते हैं ना, कईयों के होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, उसके जो छोटी उंगली है जो पैर की, लेफ्ट पाँव की, उसमें एक तिल है, तो वो तिल उस बच्चे के भी था। अच्छा, वो तिल उनको पहले कभी भी नहीं मालूम था, और जब डेड बॉडी रखी जाती है, लकड़ियों पे रखी जाती है, तो होता है ना धागे से, सूत से बांधते हैं, तब उन्होंने लास्ट टाइम पे वो तिल देखा था, और वो तिल उस बच्चे के है। तो ये अभी ये रिसेंट ये में कहीं बच्चा 1-1.5 साल का जो अभी हुआ है, ये तो लास्ट अभी तो उसे याद कुछ है या नहीं हमें पता प्लस अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में जब देखा जाता है और बताया जाता है कि हाँ इस बच्चे की अल्प आयु दिख रही है, तो उसके लिए रेमेडी होती है कि महामृत्युंजय का जाप करवाएं। तो अगर
पहले पता चला है कि चार्ट में जैसे आप बच्चा हुआ हम्म। पता चल गया कि बच्चे की आयु कम है, तो उसके लिए ये रेमेडीज चलती है, महामृत्युंजय का जाप। अब इस बच्चे की ऐसी ऐसी आयु नहीं दिख रही, उस बच्चे की भी नहीं दिख रही थी जिसकी डेथ हुई थी, पर उसकी तो हुई थी तांत्रिक विद्या की वजह से। तो इन्होंने तो इसके लिए इतने प्रिकॉशंस रख लेंगे कि अभी से महामृत्युंजय का पाठ कराना शुरू कर दें। ओके, एक आखिरी सवाल, ये कमेंट सेक्शन में आया हुआ था हाँ। कि जब भी आप कार्मिक हीलिंग या आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हो या पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स ओपन करते हो, तो पास्ट लाइफ में अगर चले गए, ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पास्ट लाइफ में ही रह जाऊं? कभी नहीं। क्रिस्प आंसर चाहिए, नो, नेवर। ओके, आप जब भी यात्रा पे जाते हो तो सिर्फ अपने विजुअल्स लेके जा रहे हो, शरीर यहीं पर है, आत्मा यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है। तो जब भी आप वहां से वापस आते हो, मान लो आप वहां पर हो और मान लो किसी भी कारण से मैं उठ के चला गया, मैं किसी का सेशन ले रहा हूँ, मैं उठ के चला गया, वो स्टेज इतनी नजदीक होती है नींद के कि वो उस सेशन को छोड़ के नींद में चले जाएंगे। ओके, वो 20 मिनट की नैप लगेगी और उसके बाद उठ जाएंगे। तो जितना देखा होगा उतना देख के वापस उतना ही याद वो रहेगा। आगे के नेविगेशन, क्योंकि हुआ ही नेविगेटर नहीं। उठ गया, नेविगेटर बीच में उठ गया, उसने नेविगेट नहीं किया कि अब आपको कहाँ जाना है, तो वो वहां जा ही नहीं पाएगा, वो सो जाएगा। क्योंकि वो ओके। ये ट्रांस की स्टेजेस होती हैं। हाँ, ट्रांस की स्टेज होती है पहली बीटा जिसमें आप मैं अभी बैठे हैं, जागृत अवस्था। लास्ट होती है डेल्टा, जिसमें कि हम सोते हैं, बिल्कुल गहरी नींद। एक होती है अल्फा, अल्फा होती है बिल्कुल स्टार्ट ही किया, अभी तो हमने बिल्कुल ट्रांस में पहुंचे ही हैं, जिसमें कि आसपास क्या हो रहा है सब पता होता है, आंखें बंद होती हैं। एक होती है थीटा, थीटा इज वेरी क्लोज टू डेल्टा, गहरी नींद की अवस्था के बिल्कुल पास। आपने जब भी सेशन होते हुए देखे होंगे, देखा होगा कि वो इंसान पूरा सोते सोते बोल रहा है, स्लीपी मोड में होता है। स्लीपिंग मोड में होता है, उसको रोका जाता है नींद में जाने से। वो नेविगेशन के टाइम पे उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बड़ा खिंच के जवाब देता है। मेरे ना वीडियो जितने भी आते हैं उसमें स्पेशली कई बार आता है कि आप उनको माइक नहीं देते क्या? सब उनको भी माइक दिया होता है, उस क्लाइंट के साथ भी माइक लगा होता है, कॉलर माइक लगा होता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो इतना ज्यादा अपने आप में ट्रांस में जा चुका होता है, वो नींद के इतना नजदीक जा रहा होता है, ड्रिफ्ट कर रहा होता है कि वो अपनी एनर्जी से बोल ही नहीं पाता। आप सो रहे हो, अगर मैं आपको आके उठाऊं कि 7 बज गए उठ जाओ, तो आप ऐसे ही बोलोगे ना धीरे से, तो वो भी ऐसे ही जवाब देते हैं। और लोगों को लगता है कि पता नहीं उनकी तो आवाज आ नहीं रही, आप ही रिपीट करे जा रहे हो। तो वो रिपीट मेरे करने का मकसद ये होता है कि लोगों को पता चले कि मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर रिकॉर्डिंग में आए, ताकि जब वो लेडी अपनी जो करवा के जा रही है, या फिर जो भी आए हैं अपने पीला करवाने के लिए, वो अपनी रिकॉर्डिंग लेके जाते हैं भाई। उन्होंने क्या बोला वो रिलेट कर लेंगे जब मैं बोलूंगा उससे। करेक्ट। डन सर, थैंक यू सो मच आप दोनों का। बहुत सारे, मैंने काफी लंबा खींच दिया वैसे आज, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। मिथ पे भी जो आपने क्लैरिटी दी है, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी काफ़ी क्लैरिटी हो गई। ये सब फेक है, सो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट। बाकी पास्ट लाइफ, वास्तु, कुछ भी ऐसी चीज़ कंसल्ट करनी हो आपको सरिया मैम से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाना आप कनेक्ट कर सकते हो। डन, थैंक यू सो मच, Welcome, थैंक यू। sir.